बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा मज़मून है ख़त्ती जोग्राफ़िया, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 के बारे में उसका तारुफ़ जो है वो पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। उस चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था तबई माहौल के इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज़। तबई माहौल के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती थी? आबो हवा, पानी, ज़मीन का ज़रख़ेज़ होना, मादनियात वग़ैरह, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो तबई चीज़ें हैं। इनका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरअंदाज़ होता था कि लोग जो है वो तरक्की किस तरह कर पाते थे, किस इलाके में वो अच्छे तरीके से रह पाते थे, सहूलियात के साथ रह पाते थे, और कहाँ पानी मुयस्सर था तो उनकी ज़िंदगी आसान होती थी वग़ैरह। और सनती तौर पर तरक्की और वैसे दुनियावी तौर पर जितनी भी तरक्की, वो तबई चीज़ों का जो है वो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरात जो है उसके बारे में मुताला किया था। आज जो हमारा उन्वान है वो है गैर तबई माहौल के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। अब गैर तबई माहौल क्या होता है? गैर तबई माहौल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनका कुदरती तौर पर कोई लिंक नहीं होता, जो हम इंसानों ने ख़ुद इस दुनिया में आने के बाद क्रिएट कर लिए और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में यूँ करके शामिल कर लिया कि वो चीज़ हमारे माहौल पर, हमारे रहन सहन पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारी ज़िंदगी में रहने के बाद तरक्की पर जो है वो असरअंदाज होने लगी। अब उस गैर तबई चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारा मज़हब आ जाता है, रंगो नस्ल आ जाती है, और हुकूमती सहूलियात जो हैं वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं कि मज़हब के क्या असरात होते हैं। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहचान होती है, वो उसके मज़हब के ज़रिए से होती है। ठीक है, उस मज़हब के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं जिनको उसने फ़ॉलो करना होता है, जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होती है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें अलाउ होती हैं। वो जो चीज़ें अलाउ होती हैं उनकी का भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ बातों में हम बाकी मज़ाहिब से जो है वो पीछे रह जाते हैं। जो बातें अलाउ होती हैं उनकी वजह से हम बाकी मज़ाहिब से आगे निकल जाते हैं। तो ये जो गैर तबई बात है, मज़हब का असरअंदाज होना, ये जो है बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। अब एक मज़हब हमारे पास है बुद्ध मत। इस मज़हब में क्या होता है कि लोग जो हैं वो जानवरों को इसलिए नहीं पालते कि वो उनका गोश्त खा सकें, उनकी खाल वग़ैरह बेच सकें और उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, वो सिर्फ जानवरों को मारना उनके लिए उनके मज़हब में क्या होता है? हराम होता है। तो बुद्ध मत की अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए तो ये ऐसा मज़हब है जो सनती लिहाज से फिर पीछे रह जाता है। यानी अगर ऊन बनानी हो तो इस तरह, क्योंकि अब वहाँ तो जानवरों का मारना जो है वो हराम है, तो वो मार नहीं सकते, उनको मना है उनके मज़हब में, तो जिसकी वजह से वो इस लिहाज से पीछे रह जाते हैं। फिर आते हैं मज़हब इस्लाम पर। अब मज़हब इस्लाम वैसे तो हमारा बहुत ही वास्ट मज़हब है, लेकिन इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं बैंक्स की, तो कई मुसलमान ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ऐसी है जो कि बैंक वगैरह में पैसे जमा करवाने और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वहाँ से निकलवाने पर जो वो साथ रकम लगती रहती है उसको सूद कंसीडर करती है और इस चीज़ को हराम कंसीडर करते हैं। और इस्लाम मज़हब जो है उसमें सूद जो है वो हराम है। तो इस वजह से मुसलमान तबका जो है वो बैंकों के लिहाज से जो जितनी भी तरक्की बाकी दुनिया ने कर ली है, किस तरह उनके पैसे के अंदर जो है वो मज़ीद उनका पैसा बढ़ गया है, वो किस तरह से अमीर कंट्रीज़ होती गई हैं, वो इसी वजह से ही हुई है ना। बैंक में रखना, वो बैंक उस चीज़ को तिजारत के लिए इस्तेमाल करते हैं पैसों को, फिर उससे जो फ़ायदा होता था उससे जो है वो फिर वो मुल्क के लिए फिर वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई ना, वो पैसा मुल्क पे ही आके लगा, तो इस वजह से वो ममालिक क्या हुए, इस लिहाज से बढ़ गए। जबकि इस्लामिक ममालिक जो हैं वो इस लिहाज से पीछे रह गए, क्योंकि ना तो पैसा बैंकों में जमा हुआ, ना उस पैसे का इस्तेमाल सही से हुआ, ना उससे मज़ीद फ़ायदा उठाया गया। ठीक है,
तो ये भी मज़हब का असर हो गया इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। फिर आते हैं हिंदुइज़्म पर। हिंदुइज़्म एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें कैटेगराइज़ कर दिया गया है लोगों को, यानी लोगों को मुख्तलिफ़ नस्लों में डिवाइड कर दिया गया। जो सबसे अपर लेवल की नस्ल होगी वो एक हाकिम नस्ल होगी, उसने और कोई काम नहीं करना, बस हाकिमाना फ़ैसले लेगी। इसी तरह जो मज़ीद छोटी छोटी मतलब आगे उसको डिवाइड करती, जो सबसे छोटे वाला तबका होगा वो सिर्फ मज़दूर तबका होगा, यानी जिसने सिर्फ लोगों की खिदमत खातिर करनी है, जो सिर्फ एक नौकर तबका है जिसने और कोई काम नहीं करना। तो इस लिहाज से हिंदू मज़हब जो है वो पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि अब कैटेगराइज हुआ है, तो हर इंसान की वहाँ पे ये कोशिश होगी कि वो जो है वो बड़े लेवल वाली नस्ल में, बड़े लेवल वाली ज़ात के अंदर उसका नाम शुमार हो जाए। तो वो मज़दूर तबका जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाता है। तो एक मुल्क की सनती तरक्की के लिए वहाँ पर मज़दूरों का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह हिंदुइज़्म ने भी, इसके मज़हब ने उसकी माहौल और उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया। फिर आते हैं नस्ल के क्या क्या असरात होते हैं। नस्ल हो गई हमारी एक तो ज़ात पात वगैरह, दूसरा जो मज़ीद हमारी नस्लें डिवाइड हुई हैं इस दुनिया की, वो सफ़ेद रंगो नस्ल, जर्द रंगो नस्ल और स्याह फाम। अब सफ़ेद रंगो नस्ल में क्या आते हैं? गोरे लोग आते हैं। वो गोरे लोग क्या, किस लिहाज से? वो सनती लिहाज से, वो तालीमी लिहाज से, वो हर लिहाज से बाकी जो नस्लें हैं, बाकी जो कलर्स वाले लोग हैं, उनसे उसका लेवल जो है वो अप है। वो हर लिहाज से आगे हैं, हर लिहाज से उनको अहमियत दी जाती है। किस बुनियाद पर? उनके सफ़ेद रंगो नस्ल की बुनियाद पर। फिर आ जाते हैं जर्द रंग। अब जर्द रंग में कौन कौन से लोग और आ जाते हैं? वो हैं हम मुसलमान लोग, पाकिस्तान आ गया, इंडोनेशिया वगैरह आ गया, इस तरह के बांग्लादेश और ये सारे ममालिक जो हैं ये किस में आते हैं? जर्द रंग में आते हैं। जर्द रंग के लोग जो हैं इनको ये दूसरे नंबर पर बड़ी नस्ल आती है। पहली नस्ल जो है वो हमारे पास सफ़ेद रंगो नस्ल है, ठीक है, गोरे लोग हैं, उनको अहमियत दी जाती है। उसके बाद आते हैं जर्द रंग, गंदमी रंग वाले, वो उन लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और उसके बाद सबसे एंड पर जिनको अहमियत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको अहमियत दी ही नहीं जाती, वो स्याह फाम लोग हैं। इनको उनकी रंग की बुनियाद पर इनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है। इनको इंटेलेक्चुअली बिल्कुल आगे नहीं लाया गया। सिर्फ उसके पीछे वजह क्या थी? इनकी रंग का स्याह होना। सनती लिहाज से ये पीछे रह गए। हर लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हर किस्म की तरक्की जो दुनिया बाकी कर रही है वो स्याह फामी इलाकों में वो चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नस्ल की बुनियाद पर। अभी भी ऐसे ममालिक हैं कि जिनको इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से इनका रोज़ी रोटी और खाना पीना वो होता है। जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो ख़ुद काम कर रहे हैं, ख़ुद आगे आ रहे हैं, बढ़ के आ रहे हैं। वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, जबकि स्याह फाम लोग जो हैं वो अपने स्याह फाम होने की वजह से पीछे रह गए। अच्छा, अब आते हैं हुकूमती असरात पर। हुकूमती असरात किस तरह से भी असरअंदाज होते हैं एक इंसान की माहौलियाती ज़िंदगी के ऊपर। अगर एक हुकूमत ने सारा निज़ाम चलाना होता है, ठीक है, अगर हुकूमत ही सही तरीके से किसी काम को सरअंजाम नहीं दे रही, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं उसके अंदर, तो अगर वो एक तरतीब से नहीं सारा निज़ाम चल रहा, तो वो क्या, उसमें बदनज़मी पैदा हो जाएगी। जब बदनज़मी पैदा हो जाएगी तो कोई भी चीज़ जो है वो एक तरीके से नहीं हो पाएगी। मुल्क किसी ख़ास स्टेप बाय स्टेप आगे तरक्की नहीं करेगा। जब मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो मुल्क पसमानदा इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वहाँ पर लोग जाना भी पसंद नहीं करेंगे, भूख से लोग वहाँ पर मरना शुरू हो जाएंगे। तो हुकूमती असरात जो हैं वो भी हमारे माहौल पर, हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं, जिसमें क्या है, लाकानूनियत है। लाकानूनियत मीन्स के कोई स्पेसिफ़िक कानून नहीं है, ठीक है। अगर एक कोई हाकिम है, उसने अगर हुकूमत चलानी है, करनी है कहीं पर, तो वो
एक खाका बनाएगा, ठीक है, उसमें कानून ऐड करेगा कि ये कानून जो है ये इस काम के लिए, ये कानून इस काम के लिए, ये कानून इस काम के लिए। अगर वो कवानीन नहीं होते और सब कुछ एक इकट्ठा एक ही जगह पर एक भगदड़ मच जाता है तो वो कोई निज़ाम नहीं होगा, ठीक है। वो हुकूमत कुछ अरसा चलेगी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंतशार पैदा होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग अपनी राय देंगे, कुछ अपनी राय देंगे, कुछ अपना काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपना मफाद देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हुकूमत जो है उसका नुकसान होता चला जाएगा, मुल्क का नुकसान होता चला जाएगा। जब मुल्क का नुकसान होगा तो मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही पसमानदा होते चले जाएंगे। तो उसके बाद आता है सियासी इंतशार। अब जब हुकूमतें आएंगी तो जब सियासी इंतशार आता है तो सियासी इंतशार में क्या है, लोग एक दूसरे के दुश्मन होने लग जाते हैं, लोग आपस में बंट जाते हैं। होते मुसलमान हैं, अगर हम अपने पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हम लोग होते ही मुसलमान हैं, हमारे मज़हब बिल्कुल सेम, रहना सहना हमारा सेम, सब कुछ सेम, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खाने को आ जाते हैं। किस वजह से आते हैं? सियासी इंतशार की वजह से। जब सियासी इंतशार लोगों के दरमियान आ गया है तो मतलब कि वो तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। जब जानी दुश्मन बनेंगे तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ भी क्या है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है। फिर बदनज़मी हमारी ज़िंदगियों के अंदर पैदा हो जाती है, हमारे मुल्क के अंदर बदनज़मी पैदा हो जाती है। जब बदनज़मी पैदा होती है तो कोई एक तरीका नहीं होता, मुल्क आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि दरामदाद बरामदाद ये सारा कुछ करना हो, ये काम सर अंजाम देने हो, या अगर हम अदालती निज़ाम को ही देख लें तो वो अगर उसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा तो बिल्कुल ही इंसाफ नहीं होगा। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो लोग क्या, एक दूसरे को मारा मारी पे आ जाएंगे। बदनज़मी आ गई, जब बदनज़मी आ गई तो क्या हुआ, हालात बिल्कुल ही डाउन हो गए और खून खराबा जो है वो शुरू हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये सब कुछ पढ़ा ये गैर तबई माहौल के इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरात थे। ये गैर तबई चीज़ें, मतलब रंगो नस्ल, हुकूमती सहूलियत, ये सारी गैर तबई हैं जो हम लोगों ने ख़ुद ही क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।